कल्पना कीजिए, जापान 1914, एक 8 साल का लड़का अपने गांव में खेल रहा होता है। तभी वह कुछ ऐसा देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। 4 पहियों वाली एक कार जो सड़क पर चल रही होती है। वह एक फोर्ड मॉडल टी थी और उसने उसका दिमाग घुमा दिया। यह पहली बार था जब उसने किसी यांत्रिक वाहन को देखा था। उस छोटे लड़के का नाम सोइचिरो होंडा, और कौन सोच सकता था एक दिन उसका नाम दुनिया भर की बड़ी और छोटी कारों पर छप जाएगा। तैयार हो जाइए चकित होने के लिए। आज के वंडर फैक्ट्स एपिसोड में हम होंडा के पीछे की अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाएंगे, एक कंपनी जिसका इतिहास वास्तव में चौंकाने वाला है। सोइचिरो होंडा का जन्म 1906 में जापान के प्रसिद्ध माउंट फूजी के पास हुआ था। उनके पिता एक मेहनती लोहार गुजारा चलाने के लिए साइकिल भी मरम्मत करते थे। जिंदगी आसान नहीं थी। होंडा के 5 भाई बहन पहले ही अलग अलग बीमारियों से मर चुके थे, इसलिए उसके माता पिता ने अपनी सारी उम्मीदें उस पर टिका दी। लेकिन बात यह थी, होंडा को स्कूल में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, बल्कि वह अपने हाथ गंदे करने और अपने पिता की साइकिलें ठीक करने में मदद करने में ज्यादा रुचि रखता था। और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। जब होंडा सिर्फ 16 साल का था, उसने एक अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। टोक्यो में एक जगह जिसे आर्ट शोकाई कहा जाता था, एक तकनीशियन की तलाश कर रही थी। उम्मीद से भरकर उसने उन्हें एक पत्र लिखा और किस्मत ने उसका साथ दिया। उसके आश्चर्य के लिए उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। उत्साहित और आशान्वित होकर होंडा ने घर और स्कूल छोड़ दिया, एक नई जिंदगी की तलाश में। लेकिन टोक्यो वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। कारों पर काम करने के बजाय वह फर्श साफ करने और कर्मचारियों के लिए खाना बनाने में फंसा रहा। एक और होंडा ने अपना घर और अपने माता पिता पीछे छोड़ दिए थे। दूसरी ओर वह ऐसे कामों में फंसा था जिनका उसके सपने से कोई लेना देना नहीं था। वह अपने गांव लौटने और माता पिता का सामना करने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करता था, इसलिए वह महीनों तक वही काम करता रहा। लेकिन फिर चीजें बदल गयीं। आखिरकार आर्ट शोकाई के मालिक ने उसे वर्कशॉप में एक मौका दिया। पहले ही दिन से वह इससे जुड़ गया। उसे यह सच में पसंद आया। वह बहुत तेजी से चीजें सीख लेता था। सिर्फ कुछ ही महीनों में उसने विभिन्न वाहनों और उनके पुर्जों के बारे में सब कुछ सीख लिया। उसी समय के आसपास आर्ट शोकाई ने 2 रेस कारें बनाई, आर्च डेमलर और कर्टिस। दोनों पुरानी इंजन से चलाए जा रहे थे, लेकिन मजेदार बात यह है कि उनमें से एक ने 1924 की जापानी मोटर कार चैंपियनशिप में पहला स्थान जीता। अब तक होंडा पर्दे के पीछे काम करने वाला एक मैकेनिक ही था, लेकिन इस रेस में वह ड्राइवर के बगल में इंजीनियर के रूप में मौजूद था। उस क्षण ने सब कुछ बदल दिया। उस क्षण से मोटर स्पोर्ट्स उनका जुनून बन गया। अगले कुछ वर्षों तक होंडा आर्ट शोकाई में काम करते रहे, अनुभव प्राप्त करते रहे और अपने कौशल को निखारते रहे। 1928 में जब वह केवल 22 वर्ष के थे, कंपनी ने हमामात्सु में एक नई शाखा खोली और होंडा को उसका प्रमुख चुना गया। होंडा ने आर्ट शोकाई की नई शाखा सिर्फ एक कर्मचारी के साथ शुरू की, सिर्फ एक। लेकिन सिर्फ 2 साल में उन्होंने इसे 30 लोगों की टीम में बदल दिया। वह अब सिर्फ एक शानदार मैकेनिक नहीं थे, वह एक प्रतिभाशाली रेसिंग ड्राइवर भी बन चुके थे। और उसी प्रतिभा के साथ उन्होंने अपने बॉस के लिए एक कस्टम स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। वह कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती थी और हर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगले 2 दशकों तक यह गति रिकॉर्ड बना रहा। यह जापान का सबसे तेज रिकॉर्ड था। होंडा ने अपने बॉस के दिल में एक खास जगह बना ली थी। वह अपनी खुद की वर्कशॉप खोलने का सपना देखता था, लेकिन किस्मत की कुछ और ही योजना थी। 1936 में एक रेस के दौरान होंडा एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। हालांकि वह बच गया, लेकिन उसका बायां हाथ टूट गया और चेहरा बुरी तरह घायल हो गया। उस क्षण उसे लगा कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए।
दुर्घटना के बाद होंडा कारों की मरम्मत नहीं कर सका, वह रेस भी नहीं कर सका। लेकिन जब होंडा ठीक हो गया तो उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने आर्ट शोकाई के मालिक को एक नया आइडिया दिया, चलिए एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी शुरू करते हैं। लेकिन मालिक ने मना कर दिया। व्यवसाय पहले से ही अच्छा चल रहा था और कोई नया जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए होंडा ने एक साहसिक कदम उठाया। 1936 में केवल 30 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मित्र के साथ मिलकर तोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री की शुरुआत की। यह ऑटोमोबाइल जगत में उनका पहला बड़ा कदम था। होंडा के पास एक सपना था और उसने अपनी कंपनी भी शुरू कर दी थी, लेकिन उसे साकार करने के लिए पैसे नहीं थे। वह दिन में आर्ट शोकाई में काम करते थे और रात को अपनी छोटी सी वर्कशॉप में इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करते रहते थे। कई महीनों तक वह इस कठोर दिनचर्या का पालन करते रहे, एक सफलता की उम्मीद में। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। लगातार असफलताओं ने उन्हें टूटने की कगार पर ला दिया। लेकिन हार मानने की बजाय होंडा ने एक समझदारी भरा कदम उठाया। वह धातुकर्म सीखने के लिए विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद होंडा ने आखिरकार 1939 में अपनी पहली कार पिस्टन बना ली। उत्साहित होकर उन्होंने आर्ट शोकाई छोड़ दी और पूरी तरह से उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके डिजाइन में खामियां थी। जब उन्होंने टोयोटा को अपना काम दिखाया तो उन्होंने 50 में से 47 टुकड़े अस्वीकार कर दिए। यह होंडा पर बिजली की तरह गिरा। उनके पास वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं था। कड़ी अस्वीकृति के बाद भी होंडा ने खुद को नहीं छिपाया। उन्होंने जापान की यात्रा की, कार कंपनियों से मिले और उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन किया। सालों बाद जब वह पिस्टन डिजाइन में लौटे तो उन्होंने इसमें सफलता पाई। उनके नए पिस्टन हर कंपनी की गुणवत्ता जांच में पास हो गए। ऑर्डर एक के बाद एक आने लगे और पहली बार होंडा ने अपना सपना साकार होते देखा। मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने 2000 से अधिक कर्मचारियों को रखा। ऐसा लग रहा था कि वह सफल हो गए, लेकिन किस्मत की कुछ और ही योजना थी। 1941 में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और सरकार ने कई निजी कंपनियों पर नियंत्रण कर लिया। पता है क्या, होंडा की कंपनी उन्हीं में से एक थी। होंडा को अपनी ही कंपनी में सिर्फ सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर के पद तक घटा दिया गया और हालात बदतर हो गए। उनके कई कर्मचारी सेना में भर्ती कर लिए गए। अगले 3 साल बेहद कठोर थे, लेकिन 1944 में कुछ ऐसा हुआ जिसने होंडा की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। एक हवाई हमले के दौरान एक मिसाइल सीधे होंडा की फैक्ट्री से टकराई और उनके सपने मलबे में बदल गए। पूरे जापान में तेजी से अराजकता फैल रही थी। देश युद्ध हार रहा था। फिर आया 1945 और 2 परमाणु बमों ने जापान की आत्मा को कुचल दिया। इसके बाद जापान ने अमेरिकियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन होंडा को लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया। जब सब कुछ बिखर गया तो होंडा ने अपनी बची हुई संपत्ति टोयोटा को सिर्फ 4,50,000 येन में बेच दी और वो फिर से बेरोजगार हो गए। लेकिन यह सिर्फ उनकी ही नहीं, पूरे जापान की समस्या थी। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह गई थी। भोजन और साफ पानी की भारी कमी थी और मुद्रास्फीति ने पूरे देश को पंगु बना दिया था। सार्वजनिक परिवहन के लिए भी पेट्रोल एक लग्जरी बन गया था। इस पूरे अराजक समय में होंडा को जापानी सेना से एक छोटा इंजन मिला जो एक रेडियो चलाने के लिए काफी था। आर्थिक संकट के बीच उसे एक शानदार आइडिया आया, क्या यह छोटा इंजन साइकिल चला सकता है? समय बिल्कुल सही था। लोग सस्ते समाधान के लिए तरस रहे थे। जैसे ही उन्होंने इंजन से चलने वाली साइकिल देखी, वे मोहित हो गए। होंडा को कुछ इस्तेमाल किए हुए इंजन मिले, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। लोग और चाहते थे। तब होंडा ने फैसला किया, अपना खुद का इंजन डिजाइन करने का समय आ गया है। इतिहास में पहली बार होंडा का लोगो किसी मशीन पर दिखाई दिया। लेकिन एक ही समस्या थी, होंडा के पास अपनी नई बाइक का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया?
उसने पूरे जापान के 18,000 दुकान मालिकों को खुला पत्र लिखा और सोचिए क्या, उनमें से 3,000 से अधिक ने उस पर इतना भरोसा किया कि उन्होंने अग्रिम भुगतान भेजा। उस समर्थन के साथ अगले 3 वर्षों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो बाजार की जरूरतों के अनुरूप थी। इसे सुपर कप कहा जाता था। जैसे ही यह बाजार में आया, इसने तहलका मचा दिया। यह मॉडल इतना बड़ा हिट था कि इसने 1958 में अमेरिका के ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन को पीछे छोड़ दिया। होंडा रेसिंग का दीवाना था और उस प्यार ने उसे अपनी खुद की स्पोर्ट्स बाइक डिजाइन करने के लिए प्रेरित किया। जब भी वह किसी दौड़ में भाग लेते, वह विजेता बाइक्स का अध्ययन करते, ध्यान से उन खूबियों को नोट करते जो उन्हें चैंपियन बनाती थी। कुछ ही वर्षों में होंडा ने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की और 1962 में उसने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप जीती। उस जीत ने होंडा को मोटरस्पोर्ट में एक वैश्विक नाम बना दिया। 90 के दशक तक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता बन चुकी थी और 1968 में उन्होंने 10 मिलियन से अधिक इकाइयां बेची। सोइचिरो होंडा को 62 लंबो वर्षों के बाद सफलता मिली हो सकती है, लेकिन बचपन से वह जो सपने संजोए थे, वह कभी उन्हें पीछा करना बंद नहीं किया। होंडा ने कार निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था। जब कई लोगों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी, तब भी वह अपनी दृष्टि के प्रति सच्चे रहे। उस समय टोयोटा और निसान जैसे बड़े नाम पहले ही जापान में स्थापित हो चुके थे, इसलिए बाजार में प्रवेश करना आसान काम नहीं था। होंडा का पहला पिकअप T360 एक असफलता थी। फिर उसने S500 स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, लेकिन केवल 1,300 इकाइयां बेच पाया। सालों की समर्पण, अनगिनत अस्वीकृति और लगातार डिजाइनिंग के बाद उसने आखिरकार 1972 में सफलता की कुंजी खोज ली, पौराणिक होंडा सिविक के लॉन्च के साथ। यह वह कार है जो आज भी दुनिया भर में तहलका मचा रही है। 1980 तक होंडा मोटर्स जापान का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया था और केवल एक दशक के भीतर यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बन गया। मोटरसाइकिल से कारों तक, नाव के इंजन से हवाई जहाज के इंजन तक और यहाँ तक कि पावर टूल्स तक, आप हर जगह होंडा का नाम पाएंगे। सिर्फ एक साल बाद 1973 में होंडा सिविक के प्रतिष्ठित लॉन्च के बाद सोइचिरो होंडा कंपनी से सेवानिवृत्त हो गए और 5 अगस्त 1991 को मशीनों के पीछे का आदमी चल बसा। आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से होंडा का पूरा इतिहास जानकर मजा आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय सुनना पसंद करेंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के आइकन पर टैप कर सकते हैं ताकि आप कोई भी भविष्य का वीडियो मिस न करें। हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।